J Tunes। जनवरी का महीना अपने अंतिम पड़ाव पर था। अमूमन इस समय तक ठंड अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगती थी। गुलाबी ठंड का एहसास फिजाओं में होता था, जो ना तो बहुत चुभती थी और ना ही पसीने लाती थी। रामपुर गांव के लोग भी यही मानकर चल रहे थे कि अब रजाई और कंबलों को धूप दिखाकर बक्से में रखने का समय आ गया है। इसी गांव के मुख्य चौराहे पर एक पुराने पेड़ के नीचे सुनील का पोहा का ठेला लगता था। सुनील का पोहा सिर्फ नाश्ता नहीं, बल्कि उस गांव की सुबह की पहचान था। उसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। सुबह 6 बजते ही उसके ठेले के पास भीड़ लग जाती थी। आज फिर धनिया की खुशबू कमाल की आ रही है। लगता है आज कढ़ाई 2 घंटे में ही खाली हो जाएगी। सुनील बहुत खुश था। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। पिछले कुछ महीनों में उसने अपनी कमाई से घर की छत मरम्मत करवाई थी और अपनी पत्नी विमला के लिए एक नई साड़ी भी ली थी। लेकिन कुदरत को शायद सुनील की ये छोटी सी खुशी मंजूर नहीं थी। अचानक मौसम ने करवट ली। वो ठंड जो कम हो रही थी, एक रात अचानक लौट आई और इस बार वो अकेले नहीं, बल्कि बर्फीली हवाओं के साथ आई। अरे भाई, ये कैसी आफत है। माघ का महीना खत्म होने को है और ठंड है कि हड्डियों में घुसी जा रही है। लगता है हिमालय की सारी बर्फ हवा बनकर यहीं आ रही है। हाँ काका, कल तक तो लग रहा था कि ठंड जैसे गायब हो गई है, और आज देखो अचानक से ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि घर से बाहर निकलना मुश्किल है। शुरुआत में सुनील को लगा कि ये 1-2 दिन की बात है, लेकिन ठंड का प्रकोप बढ़ता ही गया। तापमान इतना गिर गया कि सुबह के वक्त हाथ पैर सुन्न होने लगे और इसका सीधा असर पड़ा सुनील के धंधे पर। सुनील रोज की तरह सुबह 4 बजे उठता, पोहा भिगोता, मसाले तैयार करता और 6 बजे ठेले पर पहुंच जाता। लेकिन अब मंजर बदल चुका था। बर्फीली हवाएं सीधे उसके खुले ठेले पर वार करती थीं। कड़ाही से निकलती भाप चंद पलों में गायब हो जाती और गर्मा गर्म पोहा, जो उसकी पहचान था, मिनटों में बर्फ जैसा ठंडा पड़ जाता। अरे सुनील भाई, एक प्लेट पोहा लगाना, जरा तेज मिर्च के साथ। शरीर में कुछ गर्मी तो आए। अभी लीजिए सुरेश बाबू, एकदम ताज़ा बना है। सुनील ने फुर्ती से पोहा प्लेट में डाला, ऊपर से सेव और प्याज सजाया और सुरेश को पकड़ा दिया। सुरेश ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, उसका चेहरा उतर गया। ये क्या सुनील, ये तो बिल्कुल ठंडा है। ऐसा लग रहा है जैसे कल का रखा हुआ हो। भाई, पैसे पूरे दे रहे हैं तो माल भी तो गरम चाहिए ना। नहीं नहीं सुरेश बाबू, कसम से अभी 10 मिनट पहले ही कढ़ाई उतारी है। ये हवा ही इतनी तेज और ठंडी है कि क्या बताऊं। गैस भी पूरी खुली है पर आंच टिक ही नहीं रही। अरे छोड़ो यार सुरेश, ये ठंडा पोहा खाकर बीमार थोड़ी पड़ना है। चलो आगे वाली चाय की दुकान पर बिस्कुट खा लेते हैं। रवि भैया रुकिए तो, मैं भी दोबारा गर्म कर देता हूँ, बस 2 मिनट। लेकिन ग्राहक रुकने को तैयार नहीं थे। ठंडे पोहे का स्वाद किसी को नहीं भाता। सुनील बस उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसने दोबारा गैस जलाई, पोहे को गर्म करने की कोशिश की, लेकिन बार बार गर्म करने से पोहा सूख कर कड़क हो रहा था और उसका स्वाद खराब हो रहा था। ये सिलसिला एक दिन नहीं, बल्कि लगातार 2-3 हफ्तों तक चलता रहा। ठंड अपनी चरम सीमा पर थी। घना कोहरा इतना होता कि 10 कदम दूर खड़ा इंसान भी नजर न आए। लोग घरों से बाहर निकलने में कतराने लगे। जो निकलते भी, वे सुनील के ठेले को नज़रअंदाज कर देते, क्योंकि पूरे गांव में बात फैल गई थी कि सुनील का पोहा अब ठंडा मिलता है। आज फिर वही हुआ। आधी कढ़ाई भरी रह गई। इतना अनाज, इतनी मेहनत, सब बर्बाद। शाम होते होते सुनील को अपना बचा हुआ पोहा फेंकना पड़ता था। कभी वो उसे गायों को खिला देता, तो कभी आवारा कुत्तों को। जिस अन्न को बेचकर वो अपना घर चलाता था, उसे नाली में या जानवरों को फेंकते हुए उसका कलेजा मुंह को आता था।
उसकी जमा पूंजी जो उसने पोहा और मसाले खरीदने में लगाई थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। मुनाफा तो दूर, अब लागत निकालना भी मुश्किल हो गया था। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है। अगर यही हाल रहा तो अगले हफ्ते राशन कैसे आएगा। उस शाम सुनील जब घर लौटा तो उसके कंधे झुके हुए थे, जेब खाली थी और मन भारी। उसका छोटा सा घर जो कुछ हफ्ते पहले खुशियों से भरा था, अब उदासी के साए में था। उसकी पत्नी विमला दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। विमला ने सुनील का चेहरा देखते ही भांप लिया कि आज भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। सुनील चुपचाप खाट पर बैठ गया। क्या हुआ जी? आज भी बिक्री नहीं हुई? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बताइए ना, मन में रखने से बोझ बढ़ता ही है। क्या बताऊं विमला, सब खत्म हो रहा है। ठंड की वजह से पोहा कढ़ाई में डालते ही ठंडा हो जाता है। ग्राहक आते हैं, हाथ लगाते हैं और चले जाते हैं। आज तो बोहनी भी बमुश्किल हुई, सारा सामान फेंकना पड़ा। पैसे खत्म हो रहे हैं और ठंड है कि जाने का नाम नहीं ले रही। कमरे में सन्नाटा छा गया। चूल्हे में आग भी मध्यम पड़ रही थी। विमला कुछ सोच रही थी। उसे अपने पति की मेहनत पर भरोसा था, लेकिन मौसम से लड़ना आसान नहीं था। तभी उसकी आंखों में एक चमक आई। सुनिए, मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय? क्या तुम मौसम बदल दोगी? मौसम तो नहीं बदल सकती, पर हम अपने तरीके तो बदल सकते हैं ना। देखिए, गैस महंगी है और सिलेंडर जल्दी खत्म हो रहा है क्योंकि आप बार बार पोहा गर्म करते हैं। क्यों ना हम सिगड़ी का इस्तेमाल करें? अगर ठेले के पास और कढ़ाई के नीचे लगातार लकड़ी की धीमी आंच जलती रहेगी तो पोहा ठंडा नहीं होगा और लकड़ी की आंच की गर्मी गैस से ज्यादा देर तक टिकती है। बात तो पते की है विमला, लेकिन कोयला खरीदने के पैसे नहीं है मेरे पास। जेब बिल्कुल खाली है। अरे, तो कोयला क्यों खरीदना? पास में जंगल है ना। आप कल सुबह जल्दी जाइए और वहां से सूखी लकड़ियां बीन लाइए। जंगल की लकड़ी मुफ्त है और बहुत अच्छी जलती है, बस थोड़ी मेहनत लगेगी। जंगल, सूखी लकड़ियां? हाँ, ये हो सकता है। अगर लकड़ी का इंतजाम हो गया तो मैं कढ़ाई के नीचे लगातार आग जलाए रख सकूंगा। ग्राहक भी आग तापने के बहाने रुकेंगे और गर्म पोहा बिकेगा। सुनील के चेहरे पर हफ्तों बाद उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसे लगा कि उसकी समस्या का हल मिल गया है। उस रात वो ये सोचकर सोया कि कल से उसके दिन फिरने वाले हैं। अगली सुबह सूरज निकलने से बहुत पहले ही सुनील जाग गया। ठंड अपनी चरम सीमा पर थी। बाहर घना कोहरा था, जैसे बादलों ने जमीन को ढक लिया हो। सुनील ने अपना पुराना मफलर बांधा और जंगल की ओर चल पड़ा। गांव से जंगल का रास्ता करीब 3 किलोमीटर का था। सन्नाटा इतना था कि सुनील के कदमों की आवाज और उसकी अपनी सांसें उसे साफ सुनाई दे रही थीं। आज जितनी ज्यादा लकड़ी ला सकूं उतना अच्छा है। 2-3 दिन का इंतजाम हो जाएगा, बस अच्छी सूखी लकड़ी मिल जाए। जंगल में पहुंचकर सुनील ने देखा कि ओस की वजह से बहुत सी लकड़ियां गीली थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह घने पेड़ों के बीच, झाड़ियों के नीचे और पुराने गिरे हुए पेड़ों के पास सूखी टहनियां तलाशने लगा। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था, लेकिन मन में गर्म पोहे और ग्राहकों की भीड़ का सपना उसे गर्मी दे रहा था। शाबाश, ये वाली तो बहुत देर तक जलेगी। और वो देखो, उस बरगद के नीचे काफी लकड़ियां गिरी पड़ी हैं। घंटों की मेहनत के बाद सुनील ने एक बड़ा ढेर जमा कर लिया। उसने चुन चुनकर ऐसी लकड़ियां इकट्ठी की थीं जो धुआं कम दे और आंच ज्यादा। उसकी पीठ दुखने लगी थी और उंगलियां सुन्न पड़ गई थीं, लेकिन काफी लकड़ी इकट्ठा हो गई थी। वो उसे बोरे में भर लेता है। चलो, काम हो गया। अब बस जल्दी से घर पहुंचूं और ठेला तैयार करूं। आज विमला भी खुश हो जाएगी।
सुनील ने पूरी ताकत लगाकर लकड़ियों से भरी भारी बोरी अपने सर पर उठाई। बोझ ज्यादा था, लेकिन उम्मीद का बोझ उससे भी ज्यादा था। वो जंगल से बाहर निकलने वाले रास्ते की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं और होठों पर मुस्कान। सुनील अभी जंगल की सीमा के पास पहुंचा ही था कि तभी कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और सुनील की तरफ गुस्से से देखते हैं। तभी एक हवलदार बोलता है, ओए, रुक जा वहीं पे। कहाँ भागा जा रहा है ये बोरी लेकर? सुनील सहम गया। उसने बोरी को धीरे से जमीन पर रखा और हाथ जोड़ लिए। साहब, जी साहब, मैं तो बस अपने घर जा रहा था। घर जा रहा था वो तो दिख रहा है, पर इस बोरी में क्या भरा है? कहीं चंदन की लकड़ी तो नहीं काट रहा तू? नहीं नहीं साहब, राम राम कहिए। मैं तो गरीब आदमी हूँ, पोहा बेचता हूँ। ये तो बस सूखी लकड़ियाँ हैं जो ज़मीन पर गिरी हुई थीं। ठंड बहुत है साहब, पोहा ठंडा हो जाता है, इसलिए आग जलाने के लिए ले जा रहा था। इंस्पेक्टर ने सुनील से कहा, इसके अंदर जो भी है उसे बाहर निकालो। सुनील ने बोरी से सारी लकड़ियां बाहर निकालीं। अंदर साधारण सूखी लकड़ियां थीं, लेकिन इंस्पेक्टर के चेहरे के भाव नहीं बदले। तुझे पता नहीं है कि ये आरक्षित वन क्षेत्र है। यहाँ से एक पत्ता भी ले जाना गैर कानूनी है। तुम गांव वाले समझते क्यों नहीं हो कि सरकारी संपत्ति पर तुम्हारा कोई हक नहीं है? साहब, मुझे कानून नहीं पता था। मैंने पेड़ नहीं काटे, कसम से। मैंने तो बस वो लकड़ियाँ उठाई हैं जो कचरे की तरह ज़मीन पर पड़ी थीं। मेरा धंधा बंद होने की कगार पर है साहब। मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। अगर आज ये लकड़ी नहीं ले गया तो मैं रोड पर आ जाऊंगा साहब। जाने दीजिए ना साहब, अगली बार नहीं आऊंगा। अरे देखो तो, ड्रामा तो देखो इसका। बेटा, कानून कानून होता है। अगर हर कोई ऐसे ही जमीन पर गिरी लकड़ी उठाने लगा तो जंगल ही साफ हो जाएगा। शुक्र मना कि हम तुझ पर चोरी का केस नहीं बना रहे और तुझे थाने नहीं ले जा रहे। साहब, मुझ पर दया कीजिए। सुबह से भूखा प्यासा मेहनत कर रहा हूँ। ये बोरी ले जाने दीजिए, बस आज के लिए। जबान लड़ाता है, कहा ना मना है। चल, ये बोरी यहीं खाली कर और भाग जा यहाँ से। अगर 1 मिनट भी और रुका तो अंदर कर दूंगा और ठेला भी जब्त हो जाएगा, समझ गया? सुना नहीं तूने साहब ने क्या कहा? चल, गिरा लकड़ियां और निकल ले पतली गली से। सुनील की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस बोरी में उसने अपनी उम्मीदें, अपनी पत्नी का भरोसा, उसे पुलिस वालों ने जबरदस्ती वहीं पलटवा दिया। लकड़ियां जमीन पर बिखर गईं, ठीक वैसे ही जैसे सुनील के अरमान बिखर गए थे। वो कुछ नहीं कर सकता था। उसके पास न तो उन्हें देने के लिए रिश्वत के पैसे थे और न ही लड़ने की ताकत। पुलिस वहां से चली जाती है। सुनील कुछ देर तक उन बिखरी हुई लकड़ियों को देखता रहा। उसकी उंगलियों में अब भी उन लकड़ियों को बीनने का दर्द था, लेकिन सीने में जो दर्द था वो उससे कहीं ज्यादा गहरा था। सूरज ऊपर चढ़ाया था, लेकिन सुनील के लिए दिन नहीं निकला था। वो खाली हाथ उसी रास्ते से वापस मुड़ा। उसके कंधे पर अब बोरी का बोझ नहीं था, लेकिन नाकामी का बोझ इतना भारी था कि उसके पैर नहीं उठ रहे थे। अब विमला को क्या मुंह दिखाऊंगा? उसने कितनी उम्मीद से भेजा था। वो घर पर चूल्हा जलाने के लिए मेरा इंतजार कर रही होगी और ठंडी मैं हवा अब भी चल रही थी, लेकिन सुनील को अब ठंड नहीं लग रही थी। वो सुन पड़ चुका था। वो गांव की ओर धीरे धीरे चला जा रहा था। एक हारा हुआ सिपाही जिसके पास लड़ने के लिए अब कोई हथियार नहीं बचा था। उसके कानों में अभी भी इंस्पेक्टर की वो कड़क आवाज गूंज रही थी और आंखों के सामने वो बिखरी हुई लकड़ियां घूम रही थीं। पुलिस की फटकार और अपनी मेहनत को मिट्टी में मिलते देख सुनील का मन पूरी तरह टूट चुका था। वो भारी कदमों से जंगल से बाहर आने वाले रास्ते पर चल रहा था, लेकिन उसके पैरों में अब आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची थी। जंगल के किनारे पर एक विशाल सदियों पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर किसी बूढ़े इंसान की नसों जैसी दिख रही थीं और उसकी शाखाएं आकाश को छू रही थीं। सुनील थकान और निराशा के बोझ तले उसी पेड़ के नीचे धम से बैठ गया।
उसने अपना सिर घुटनों में छिपा लिया और उसकी आंखों से अनचाहे आंसू टपकने लगे। अब क्या करूं मैं? घर जाकर विमला को क्या जवाब दूंगा? वो सुबह से भूखी मेरा इंतजार कर रही होगी, इस उम्मीद में कि मैं कुछ लाऊंगा तो चूल्हा जलेगा। हे ऊपर वाले, तूने मुझे किस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है? अपनी पत्नी का पेट भरने की जिम्मेदारी भी नहीं उठा पा रहा हूं मैं। सुनील रो रहा था और सन्नाटा छाया हुआ था। तभी अचानक हवा थम गई। जंगल के पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई। उस गहरे सन्नाटे में पेड़ के ऊपर से पत्तों के खड़कने की एक तेज आवाज आई, जैसे कोई बहुत बड़ी सांस ले रहा हो। और फिर एक भारी गूंजती हुई आवाज हवा में तैरी। ये आवाज किसी एक दिशा से नहीं, बल्कि चारों तरफ से आ रही थी। इतने उदास क्यों हो बेटा? सुनील को लगा शायद उसका वहम है। वो झटके से सिर उठाकर इधर-उधर देखने लगा। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। कौन है वहां? सामने आओ। छिपकर मजाक क्यों कर रहे हो? मैं कहीं छिपा नहीं हूं सुनील। मैं वही हूं जिसकी जड़ों पर तुम बैठे हो और जिसकी छांव में तुम अपने आंसू बहा रहे हो। सुनील हड़बड़ाकर खड़ा हो गया और उस विशाल पेड़ के तने को देखने लगा। वहां कोई मुंह नहीं था, कोई आंखें नहीं थीं, बस खुरदुरी छाल और विशाल तना था। लेकिन आवाज उसी पेड़ के भीतर से आ रही थी, जैसे लकड़ी के रेशे रेशे से शब्द निकल रहे हों। पेड़ तुम बोल सकते हो, लेकिन तुम्हारा तो कोई चेहरा भी नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? क्या मैं पागल हो गया हूँ? चेहरे की जरूरत उन्हें होती है जिन्हें पहचान बनानी हो बेटा। मैं तो इस जंगल की आत्मा हूँ। मैंने सदियों से बहुत कुछ देखा है। आज तुम्हारी आंखों में जो लाचारी और अपनी पत्नी के लिए जो तड़प देखी, उसने मेरी खामोशी तोड़ दी। डरो मत, अपनी व्यथा बताओ। पेड़ की आवाज में एक अजीब सी कशिश और अपनापन था, जिसने सुनील का डर खत्म कर दिया। उसे लगा जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति के सामने खड़ा है जो उसका भला चाहती है। सुनील ने हाथ जोड़ लिए और पेड़ के तने की ओर देखकर अपनी कहानी शुरू की। क्या बताऊं वन देवता, मैं एक छोटा सा पोहा बेचने वाला हूँ। मेरा धंधा बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन इस कमबख्त ठंड ने सब बर्बाद कर दिया। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, कढ़ाई में पोहा डालते ही वो बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। ग्राहक उसे छूते हैं और चले जाते हैं। मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। आज सोचा था कि यहाँ से सूखी लकड़ियाँ ले जाकर आग जलाऊंगा और पोहा गरम रखूंगा, लेकिन पुलिस वालों ने वो सहारा भी छीन लिया। अब घर में मेरी बीवी विमला भूखी बैठी है और मेरे पास उसे खिलाने के लिए एक दाना भी नहीं है। सुनील की बात सुनकर पेड़ की डालियां जोर से हिली, जैसे वो भी सुनील के दुख से व्यथित हों। प्रकृति कभी किसी मेहनती इंसान को भूखा नहीं सोने देती सुनील। तुम्हारी नीयत साफ है। तुम चोरी करने नहीं, मेहनत करने आए थे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी एक सुनहरी चमक में से एक बड़ा सा दिखने वाला भगोना वहां आ गया, जो दिखने में तो बिल्कुल साधारण लग रहा था। ये लो मेरा उपहार। ये कोई साधारण बर्तन नहीं है, ये एक जादुई भगोना है। इसमें पकाया हुआ भोजन कभी ठंडा नहीं पड़ता, चाहे बाहर बर्फ गिरे या आंधी चले। इसमें रखा पोहा हमेशा उतना ही गर्म रहेगा जैसे अभी भट्टी से उतरा हो। क्या सच में महाराज? हमेशा गर्म रहेगा? इससे तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ, लेकिन मेरी एक चेतावनी याद रखना। ये बर्तन सिर्फ ईमानदारी की कमाई से ही काम करेगा। जिस दिन तुम्हारे मन में लालच आया या तुमने बेईमानी की, इसका जादू खत्म हो जाएगा। जाओ, अपनी पत्नी के चेहरे पर मुस्कान वापस लाओ। मैं वचन देता हूँ वन देवता, मैं मर जाऊंगा पर बेईमानी नहीं करूंगा। आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। सुनील उस जादुई भगोने को लेकर घर की तरफ भागा। घर पहुंचकर उसने विमला को सारी बात बताई,
विमला पहले तो डरी कि कहीं सुनील को कोई वहम तो नहीं हो गया, क्योंकि पेड़ का बोलना असंभव लगता था। लेकिन भगोने की चमक और सुनील का आत्मविश्वास देखकर उसे भरोसा हो गया। जे अगर ये सच है तो ये चमत्कार ही है। लेकिन अब समस्या ये है कि पोहा बनाने के लिए सामान कहाँ से लाएंगे? घर में तो फूटी कौड़ी नहीं है। मैं जानता हूँ विमला, मुझे एक बार फिर अपनी इज्जत दांव पर लगानी होगी। मैं सेठ धनीराम के पास जाऊंगा। सुनील सीधा गांव के सेठ धनीराम की हवेली पहुंचा। सेठ अपनी गद्दी पर बैठा मुनीम से बात कर रहा था। सेठ जी, मजाक मत उड़ाइए। मुझे 2000 रुपए उधार चाहिए। राशन खरीदना है। मैं वादा करता हूँ कि 1 हफ्ते में ब्याज समेत लौटा दूंगा। 1 हफ्ता? अरे इस ठंड में तो लोगों की जेबें सिली हुई हैं, तू कैसे कमाएगा? चल दे देता हूँ क्योंकि तू ईमानदार है, लेकिन याद रखना अगर पैसा नहीं आया तो तेरे घर के बर्तन बिकवा दूंगा। मंजूर है सेठ जी, मुझे अपने हुनर और उस ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है। अगली सुबह ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। कोहरा इतना था कि 10 कदम दूर खड़ा इंसान भी भूत जैसा दिख रहा था। सुनील ने राशन खरीदा, विमला ने मसाले कूटने में मदद की और सुनील ने पोहा तैयार करके उस जादुई भगोने में भर दिया। वो ठेले पर पहुंचा। भगोने के ऊपर ढक्कन लगा था। अरे सुनील भाई, तू मानता नहीं है। घर जा यार, क्यों अपना और हमारा समय खराब कर रहा है? इतनी ठंड में तेरा पोहा गले से नीचे नहीं उतरेगा। सुरेश बाबू, आज शर्त लगा लो, अगर पोहा ठंडा निकला तो मैं ठेला लगाना छोड़ दूंगा, और अगर गर्म निकला तो आपको 2 प्लेट खानी पड़ेगी। अरे भाई, चैलेंज दे रहा है। चलो खिलाओ 1 प्लेट, देखे तो सही। सुनील ने भगोने का ढक्कन हटाया। ढक्कन हटते ही उसमें से भाप का एक ऐसा घना बादल निकला कि सुरेश और रवि एकदम हैरान हो गए। खुशबू ने आसपास की ठंडी हवा को महका दिया। ये लीजिए, प्लेट संभाल कर पकड़ना, गरम है। रवि ने प्लेट पकड़ी तो उसे अपनी हथेलियों में गर्माहट महसूस हुई। उसने एक निवाला मुंह में डाला और चौंक गया। अरे तेरी तो सुनील, ये क्या है बे? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी कढ़ाई के नीचे आग जल रही हो। मुंह जल गया मेरा। उफ, पर मजा आ गया भाई। ऐसा गरम पोहा तो मैंने गर्मियों में भी नहीं खाया। सच में? लाओ मुझे दे। गांव में खबर आग की तरह फैली। सुनील का पोहा कभी ठंडा नहीं होता, ये बात हर जुबान पर थी। लोग अचरज में थे कि बिना गैस जलाए, बिना सिगड़ी के पोहा घंटों तक भाप कैसे छोड़ रहा है। सुनील के ठेले पर भीड़ लग गई। लोग लाइन लगाकर खड़े थे। बेटा सुनील, 2 प्लेट घर के लिए पैक कर दे। मेरी बुढ़िया ठंड से कांप रही है। ये गरम पोहा खाएगी तो उसे भी थोड़ा आराम मिलेगा। अंकल, मुझे भी दो, मुझे भी दो। सुनील और विमला के हाथ नहीं रुक रहे थे। इतनी भीड़ लगी थी दुकान में। भगोना खाली होता, सुनील घर जाकर उसे फिर भर लाता, लेकिन मजाल है कि पोहा जरा भी ठंडा हुआ हो। दोपहर तक सुनील की पूरी बिक्री हो गई। उसने इतना कमा लिया जितना वो पिछले 1 महीने में नहीं कमा पाया था। शाम को सुनील फिर से सेठ धनीराम की हवेली गया। इस बार उसका सिर ऊंचा था। उसने 2000 रुपए मूल और ऊपर से ब्याज के पैसे सेठ के मुनीम के सामने रख दिए। अरे, सुबह ले गया, शाम को वापस। सुनील, तूने कहीं बैंक तो नहीं लूट लिया? नहीं सेठ जी, बस नीयत साफ हो और बड़ों का आशीर्वाद हो तो बरकत अपने आप होती है। कुछ ही महीनों में सुनील की किस्मत पूरी तरह पलट गई। उसने उस छोटे ठेले की जगह एक बड़ी दुकान ले ली। उसने दुकान का नाम रखा सुनील का पोहा। उसने कई नौकर भी रख लिए, लेकिन पोहा वो खुद उसी जादुई भगोने से ही परोसता था। सुनील और विमला का जीवन सुखमय हो गया। गरीबी के बादल छट गए, लेकिन सुनील अपनी जड़ों को नहीं भूला। वो हर पूर्णिमा को जंगल जाता, उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास खड़ा होता। वहाँ कोई चेहरा नहीं दिखता था,
बस हवाएं चलती थीं। सुनील पेड़ के तने पर हाथ फेरता और कहता, शुक्रिया, मेरी और मेरी विमला की जिंदगी बचाने के लिए शुक्रिया। जवाब में पेड़ से कोई आवाज नहीं आती थी, बस पत्ते जोर जोर से सरसराते थे, जैसे कोई बुजुर्ग सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दे रहा हो। सुनील की ईमानदारी और उस अदृश्य शक्ति के आशीर्वाद ने हमेशा के लिए उसकी ठंड को दूर कर दिया था।